अब बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने दुर्गम इलाके के स्कूलों में शिक्षकों के पदों को भरने का बड़ा फैसला लिया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5291 रिक्त पदों को भरा जाएगा। कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने ई वाहनों की खरीद में मदद देने का भी फैसला लिया है। साथ ही कैबिनेट ने डेंटल डॉक्टरों के 28 पदों को भरने का फैसला लिया और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए 5-5 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर की है। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में, हार्ड एरियाज में बहुत सारे पद जो हैं वो स्कूलों में खाली पड़े हुए थे और समय समय पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री और सरकार और शिक्षा मंत्री के समक्ष खाली पद भरने की बात करते थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले, पिछली एक कैबिनेट में 1 महीना पहले 530 पद जो हैं वो लेक्चरर्स के भी भरने की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। और आज मंत्रिमंडल ने जो है वो 5291 टीचर्स की जो है वो भरने की स्वीकृति प्रदान की है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023, जिसमें ई व्हीकल्स मतलब टैक्सीज भी है, बसेस भी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल जो गाड़ी है वो विद 50% सब्सिडी जो है वो परचेज करेंगे। और वो जो परचेज करेंगे विशेष करके टैक्सीज लेंगे, वो गवर्नमेंट जो है उसको जो है एंगेज करेगी, ऑन हायरिंग बेसिस पे एंगेज करेगी। 2 साल जो है वो कोरोना के दौरान जो लोगों को काम नहीं मिला, आज मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण फैसला किया है कि 1 टाइम सेटलमेंट, ये जो जितने भी टैक्सीज हैं ट्रांसपोर्टर के, इनकी 1 टाइम सेटलमेंट की जाएगी, जिसमें पेनल्टी को भी छोड़ दिया जाएगा और इंटरेस्ट को भी छोड़ दिया जाएगा और 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे। अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हम डे बोर्डिंग स्कूल, एक बहुत अच्छे लेवल का स्कूल को, तो उसको राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का नाम दिया गया है। उसमें अभी तक 13 स्थानों पे जो है जमीन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है। उन स्कूलों के लिए 5-5 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज जो है शिक्षा मंत्री ने जो है वो 5-5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में इसी सत्र से डे बोर्डिंग स्कूल शुरू होंगे। ये स्कूल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इसकी घोषणा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर एसोसिएशन के कार्यक्रम में की थी। पहले चरण में प्री नर्सरी से 8वीं तक के डे बोर्डिंग स्कूल को शुरू किया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले आपने कैबिनेट मंत्री की प्रतिक्रिया भी सुनी। आपको बता दें कि डे बोर्डिंग स्कूल को लेकर अब राशि भी मंजूर हो चुकी है। 5-5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। मैं यहाँ से जब मैं एससी के अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे साथ जो सुंदर ठाकुर जी बैठे हैं, ये उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े। हम लॉ में थे और जब एससी का परिणाम आया, उससे पहले जब चुनाव होता था, उससे पहले सभी छात्र संगठन अपना एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे और छात्रों को लुभाने की कोशिश करते थे कि बोर्ड्स में पढ़े। तो जब एनएसयूआई के मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था उसमें संख्या तो बहुत होती थी, लेकिन जब बोर्ड डालने का समय आता था तो कुछ कम रह जाते थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीएम ने सूखे पेड़ को चिन्हित करने और कटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम सुक्खू ने कहा कि पेड़ों को प्रतिदिन चिन्हित करने का काम वन मंडलाधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये काम समय पर पूरा हो। सीएम ने कहा कि कोताही बरतने पर राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने वन मंडल अधिकारियों को चिन्हित सूखे पेड़ों की सूची तैयार कर 15 जून 2023 तक हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को भेजने के निर्देश दिए, ताकि इन्हें समय पर काटा जा सके। प्रदेश के अनाथ आश्रमों में बच्चों से बदसलूकी का मामला सामने आया है। इसका पर्दाफाश तब हुआ जब इंस्पेक्शन विजिट के लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड
की टीम आश्रम पहुंची और वहां एक बच्चे ने कमीशन की सदस्य को उससे हो रही बदसलूकी के बारे में बताया। दरअसल ये बच्चा 3 दूसरे बच्चों के साथ आश्रम से भागा था। उस दौरान 3 बच्चे तो भाग गए, लेकिन ये किसी तरह से पकड़ में आ गया, जिसके बाद अब इसने बदसलूकी की शिकायत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की सदस्य से की है। 28 तारीख को ऑब्जर्वेशन होम से जो है बाल संप्रेषण जो है जो लड़कों का है, वहाँ से 3 लड़के भागे थे। तो उन 3 लड़के जो भागे, एक के तो माता पिता उनको वापस छोड़ गए थे और 2 बच्चे अभी तक भागे हुए हैं। जो चौथा लड़का नहीं भाग पाया तो उसके साथ काफ़ी बदसलूकी हो रही है। उस बच्चे ने हमारे साथ इस चीज़ को शेयर किया। इट्स जस्ट दैट कि हम यहाँ पर आ पाए तो हमारे को ये चीज़ के बारे में पता चला। सो वही एक है, सेंसिटाइजेशन की कमी है या फिर किसी चीज़ को छुपाने की कमी है। दूसरे के अगर बच्चों के बारे में बात करें तो वो एक दे आर द वॉइसलेस पीपल, एक वॉइसलेस पॉपुलेशन है, वो नहीं बोल पाते, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो एक जागरूकता निरंतरता के साथ और दूसरा कि उनकी काउंसलिंग रिगरस, तो वही एक 2 चीज़ हैं जो एक हर इंस्टीट्यूशन जो कि बच्चे के लिए बना है, चाहे वो आप क्लास 1 से ले लीजिए टिल जब तक आप पढ़ाई करते हैं। आई थिंक रेगुलर एंड रिगरस काउंसलिंग एवरी टाइम, इवन इन होम्स और एट स्कूल और एट द इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कोई सा भी होम हो, चाहे वो आप स्कूल को ले लें, किसी ट्यूशन क्लासेस को ले लें, चाहे आप किसी आश्रम को ले लें या कोई भी बाल गृह को ले लें, सब में ज़रूरत है। एंड आई थिंक इसके लिए मुझे लगता है कि WCD भी काफ़ी कटिबद्ध है कि आगामी अपनी योजनाओं में इन चीज़ों को आगे कार्यक्रम होंगे तो आई थिंक दे विल कम आउट विद सर्टेन मोर गाइडलाइंस। आगे बढ़ेंगे। शिमला नगर निगम के नए मेयर सुरेंद्र चौहान को बधाई देने वालों का आज तांता लगा रहा। आज सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल डिप्टी मेयर ऑफिस पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी मांगों को लेकर भी पहुंचे हुए थे। यहां न्यूज़ 18 से बातचीत में सुरेंद्र चौहान ने कहा कि वो नए डेवलपमेंट प्लान पर काम करते हुए शहर को सुंदर बनाने का काम करेंगे। उन्होंने डिप्टी मेयर के कार्यालय के मामले को प्रशासनिक चूक करार दिया और कहा कि सीएम के ध्यान में है और जल्दी से सुलझा लिया जाएगा। इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला आगे शुरू करें, जरा पहले जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में आपका मत क्या है, आपकी प्रतिक्रिया? कंट्रोवर्सी कौन सी? मुझे अच्छा, बहुत सारी है। हाँ, मुझे बताओ कौन सी कंट्रोवर्सी? आपके डिप्टी मेयर के ऑफिस को लेकर। अच्छा, हाँ, नहीं, मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक है, कोई इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही शायद हुआ है। हमको तो उस दिन भी नहीं पता लगा कि ऐसा था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से तो आज इनका कुछ शायद ऐसा चल रहा था कि हाउस को लगाना है या हाउस को बनाना है या जगह की स्पेस बन रहा है, क्योंकि हमारे पास हाउस को चलाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हम बचत भवन में करते थे उसकी परमिशन, शायद उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन थी। बाकी माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी हमने लाया मामला, ही तो मेरे ख्याल से जल्दी हो जाना चाहिए। कोई ऐसा बड़ा ये तो बना हुआ है, ऑफिस तो बना हुआ है, सिर्फ उसमें वो करना है। क्या प्राथमिकताएं लेकर चल रहे हैं शिमला शहर को लेकर? देखिए, शिमला में सबसे ज्यादा तो ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, पार्किंग की बहुत बड़े इश्यूज हैं। कुछ पार्किंग स्लॉट्स जो थे वो पिछले कार्यकाल में पूरे नहीं, उसको स्पीड अप करूंगा। मैंने उसमें जल्द एक बैठक भी बुलाई है और अगले कुछ दिनों में मैं सारे HODs जो हमारे डिपार्टमेंटली हैं, चाहे वो हेल्थ का है या EP ब्रांच है या B&R है और पानी का डिपार्टमेंट्स है, सभी से मैं बैठक करने जा रहा हूँ और जो इश्यूज है उनको सबको हम चर्चा करेंगे उस पर। तो नगर निगम शिमला के नए मेयर ने अपनी प्राथमिकता यहाँ पर गिनवाई है और ये कहा है कि शिमला शहर के लिए जो है शिमला शहर के विकास के लिए एक नई योजना लेकर आएंगे और जो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुआ है उसके तहत जितने भी काम हुए हैं उसका जो है बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या इसमें जांच होनी है या कुछ और इसमें किया जा सकेगा। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर सराज विधानसभा क्षेत्र में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को जानबूझकर दुर्गम क्षेत्रों में भेजने का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम ने कहा कि सराज में बदले की भावना से विकास को प्रभावित किया जा रहा है। इस प्रकार का भेदभाव कतई सहन नहीं किया जाएगा और उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका कड़ा जवाब देगी।
जयराम ने लोन लिया, जैसे कि तुम ले ही नहीं रहे, जैसे मैंने लोन लिया तो अपने घर के लिए लिया। 50,000 करोड़ रुपए तुम लेकर के गए थे, और मैंने तो शुरू के 2 साल में लगभग 5,000 करोड़ के लगभग लिए 2 साल में, और इनमें 3 महीने में 6,000 करोड़ ले लिया। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। बोलते हमने गारंटी पर पूरी कर दी, ओपीएस लागू कर दिया। मैंने कहा कर्मचारियों के लिए तो ओपीएस लागू करने की बात आपने कही है, लागू तो अभी हुआ नहीं, जब होगा तब मालूम करेंगे। लेकिन कम से कम मैंने कहा कर्मचारियों के साथ साथ अब बेरोजगारों को भी थोड़ा सोचिए, उन गरीब लोगों का भी सोचिए। देरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला है। होशियार सिंह ने हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आजकल आप खूब सुर्खियों में हैं, क्या कारण है एकदम से अचानक, और दोनों ही राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं? हाँ, वैसे तो हमने किसी के प्रति कोई गलत बात नहीं कही है। हकीकत जो है उस हकीकत को सामने रखा है। दरअसल एज ए इंडिपेंडेंट हम दूसरी बार जो है हम जीते हैं, और मैं हमारी जनता, देहरा की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे दोबारा विधायक बना करके निर्दलीय के रूप में शिमला भेजा। और दोबारा जो है पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट दूसरी बार निर्दलीय जीता है। रमेश धवाला जी, उनका जिक्र करते हैं, उन्होंने बयान दिया कि होशियार जी अब इशारों में बात करें, स्पष्ट रूप से कहें जो कहना चाहते हैं कि कौन काम नहीं होने दे रहा है, कौन काम रोक रहा है। अब इसको देखो, धवाला जी जो है बहुत सीनियर लीडर है, और वो हमेशा सभी को बुद्धि बांटते हैं कि परमात्मा इसको बुद्धि दे, परमात्मा उसको बुद्धि दे। तो इसका मतलब ये है कि सारी बुद्धि उन्हीं के पास है। महिलाएं जो हमारे साथ चली उनको नचनिया बोलना ठीक है, वो एक गलत बात थी, उनकी गलत बयान थे। और हर बार ज्ञान बांटना भी जो है, अपने आप को ज्यादा बुद्धिजीवी मानना, वो भी ठीक नहीं होती ये बात। दुर्भाग्य शायद हिमाचल प्रदेश के लोगों का है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, अब इश्यूज पॉलिटिकली होके रह गई ये सारी चीजें। देखो, इसमें राजनीति तो हुई थी, हमने इसमें संघर्ष किया, कोर्ट में गए, कोर्ट से हमने ऑर्डर लिया, आज भी मेरे पास ऑर्डर है कोर्ट के। और इसमें क्या राजनीति हुई सेंटर की, स्टेट की, ये स्टेट और सेंटर जाने, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमने लड़ाई लड़ी, कोर्ट में गए, वकील किए और ऑर्डर्स लिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम जल्द से जल्द चालू हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड डिस्प्यूट ऑफ धर्मशाला। तो देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, और बड़ी बेबाकी से इन्होंने अब दोनों राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के बारे में कहा और अपनी राय भी व्यक्त की। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अगर आप हिंदुस्तान की ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली वादियों के बीच लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 6 महीने बाद लेह मनाली हाईवे फिर से खुल गया है। हालांकि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस हाईवे को अभी स्थानीय लोगों के लिए ही खोला गया है, लेकिन जल्द ही सैलानी भी इस पर सफर का आनंद ले पाएंगे। खत्म हुआ सबसे रोमांचक सफर का इंतजार। सबसे दुर्गम घाटी में यात्रा के लिए हो जाएं तैयार। खुल गया 485 किलोमीटर लंबा लेह मनाली हाईवे। ना कोई पेड़ पौधा, ना कोई घर मकान, जहां तक देखो सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ऊपर देखो तो नीला आसमान और नीचे देखो तो हर तरफ सफेद घाटियां वीरान। ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक लेह मनाली हाईवे है। जो 6 महीने बाद फिर से आवाजाही के लिए खुल गया है।
पिछले नवंबर में भारी बर्फबारी के चलते इस सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया था और सीमा सड़क संगठन के जवानों और अधिकारियों के कड़े मशक्कत के बाद जो है इस सड़क मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। हालांकि मनाली से लेह तक 485 किलोमीटर लंबा ये हाईवे दुनिया की कई सबसे दुर्गम घाटियों से होकर गुजरती है। मनाली लेह मार्ग की औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। 485 किलोमीटर लंबा पूरा हाईवे पर्वत पर बना हुआ है। पर्वत की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, जो धूप में खूब चमकती हैं। पूरे मार्ग पर शानदार और हैरत अंगेज दृश्य आपका मन मोह लेंगे। पहले अटल टनल का दीदार करते हुए लोग जिप्सा पहुंचते हैं। वहां से लाहौर पहुंचते ही 16,000 फीट ऊंचे बारालाचा लादारे का दीदार होता है। बारालाचा लादारे को पार करते ही सैलानी जम्मू कश्मीर की वादियों में पहुंच जाते हैं, जहां 15,580 फीट ऊंचा नोकीला और 16,500 फीट ऊंचे लाचुंगला दर्रा का दीदार रोमांचित करता है। लाचुंगला दर्रे से होते हुए लेह की वादियों में एंट्री होती है। लेह में 17,000 फीट ऊंचे तंगलांग ला दर्रे का रोमांचक सबसे अलग होता है। ये हाईवे कई जगह ठंडी बर्फीली जलधाराओं से होकर गुजरता है, जो ग्लेशियरों से आती है और उनका बहाव बहुत तेज होता है। हाईवे पर कहीं कोई डिवाइडर भी नहीं है। बर्फबारी के चलते ये हाईवे साल में 6 महीने बंद रहता है। बर्फबारी खत्म होते ही तो सीमा सड़क संगठन की तरफ से कड़ी मशक्कत के बाद हर साल बर्फ हटाकर फिर से सड़क को चालू किया जाता है। इस बार नवंबर महीने में बंद हुई सड़क से 25 मार्च तक ही बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका था, लेकिन उसके बाद लगातार कई बार हुई बर्फबारी के चलते अब जाकर इस सड़क पर आवाजाही शुरू हो पाई है। हालांकि सैलानियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी सड़क सिर्फ स्थानीय लोगों और सेना की आवाजाही के लिए खोला गया है। वाहन हैं उनकी जो है आवाजाही जो है शुरू कर दी गई है। हालांकि जो है सैलानियों की वाहनों की आवाजाही के लिए कुछ समय और लग सकता है। मौसम को देखते जो है सीमा सड़क संगठन और जिला प्रशासन इसकी पूरी परिस्थिति को देखते हुए जो है जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकती है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर से खबर है। हमीरपुर में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का अभी भी एनपीएस कंट्रीब्यूशन कट रहा है। सरकार के दावों से अलग कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों की तरह ही पुरानी पेंशन योजना को बिजली बोर्ड में भी लागू करने की मांग की है। एक नई बात बीच में प्रबंधक वर्ग और की तरफ से आ रही है कि जो हमारा जनरेशन विंग है, जो हमारा ट्रांसमिशन विंग है, आज उनको भी एचपीएससीबी लिमिटेड से अलग करके जो कारपोरेशन है एचपीटीसीएल और एचपीपीसीएल उनको देने की बात की जा रही है। तो उसका भी एचपीएस एम्प्लॉइज उन्होंने जो है वो कड़ा विरोध करती है। उसके ऊपर आज यहाँ चर्चा हुई है और उस चर्चा में भी हमने ये बात हमारे यहाँ साफ कह देना चाहते हैं कि अगर उस स्कीम को यहाँ लागू किया जाता है, आरडीएस स्कीम को लाया जाता है, तो उससे एक निजीकरण का रास्ता जो है वो खुल जाता है और उससे जो उसमें जो शर्तें हैं उन शर्तों को हमने महसूस किया इससे पहले भी और आगे भी। हम इस बात को कह देना चाहते हैं जो उनकी शर्तें हैं उन शर्तों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर वो पूरा नहीं होती है तो जो हमें ग्रांट भी वहां से आएगी वो भी लोन में कन्वर्ट हो जाती है। मंडी में इलेक्ट्रिक बस का पहला हादसा पेश आया है। यह हादसा बस स्टैंड में ही हुआ, जहां स्टार्ट करते ही बस अनियंत्रित हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस में 24 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। यह हादसा क्यों हुआ, इसके लिए जांच कमेटी बना दी गई। शाम को एक छोटा सा हादसा हुआ बस स्टैंड के ऊपर। इसमें जो भी है इलेक्ट्रिकल पता नहीं गाड़ी में क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, इसके हम कुछ भी पुष्टि नहीं कर सकते और कोई भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ा हादसा उससे टल गया। मानसिक तौर पर थोड़ी मोटी चोटें आई है, इसके लिए कमेटी बिठाई है। गाड़ी वैसे ठीक है, गाड़ी प्रस्ताव को ले गए हैं। बाकी इलेक्ट्रिक वाहन उसमें क्या पता अंतर उसमें क्या खराबी है क्या नहीं है। हाँ, बस स्टैंड में हमारी जो लोकल बस पार्क हुई थी जो संकटवाड़ा तक को जाना था, उसके साथ टकराई गाड़ी। उसके बजने के कारण गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम होने के कारण पौड़ियों से टकराने के बाद हमारी गाड़ी वहां रुक गई, जिसकी वजह फ्रंट का शीशा जो गाड़ी का नीचे गिरा
उसकी वजह से शीशा गिरने के कारण छोटी मोटी छोटे यात्रियों को आई है, किसी को जो बाहर खड़े थे लोग, बाकी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बद्दी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले एक शख्स से 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस पूरी धोखाधड़ी की शुरुआत एक महिला के कॉल से हुई, जिसने ओमनी क्रोन कंपनी के नाम से वेबसाइट के जरिए पैसे इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। शुरुआती दौर में पीड़ित व्यक्ति जब ओमनी क्रोन कंपनी में इन्वेस्ट करता तो उसे रिफंड मिलता। इसके बाद महिला ने पीड़ित को ज्यादा पैसे का लालच देकर 19 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाए और इस इन्वेस्टमेंट के बाद महिला ने उससे बात करनी छोड़ दी। अब पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। एक व्यक्ति है जगदीश जी, उन्होंने फेज 3 के निवासी, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई कि उनको टेलीग्राम के थ्रू एक मैसेज आया जिसमें उनको बताया गया कि ये कुछ वीडियोज़ हैं, अगर वो देखेंगे तो उसके बदले में उनको जो है कुछ अमाउंट जो है वो रिटर्न होगी। तो ऐसे ऐसे करते करते वो उनके प्रभाव में आ गए और उसके बाद उन्होंने उनको एक वेबसाइट जो उनको बताया, ओमिक्रॉन नाम की एक वेबसाइट है, उस पर इन्वेस्ट करने को बोला और बोला कि जैसे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न आएगी। तो उस व्यक्ति ने जब 2-3 दिन इन्वेस्ट कर दिया, उसको थोड़ी थोड़ी रिटर्न दे दी। उसके बाद जो रिटर्न आना बंद हो गया तो उस व्यक्ति को ये लाभ दे के और इन्वेस्ट कराया कि आप जब ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे आपके पैसे तभी आ पाएंगे, नहीं तो पैसे फंस जाएंगे। तो इस तरह उस व्यक्ति ने जो है तकरीबन 19,96,400 रुपये जो है इन व्यक्तियों के अकाउंट्स में जो है जमा करा दिए हैं। और जब उसे ये वाक़या समझ आया तो उसे प्रतीत हुआ कि उसके साथ जो है एक फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने इस संदर्भ में पुलिस थाना बद्दी में एक कंप्लेंट दी, जिसमें पुलिस ने 420 IPC के अंतर्गत जो है FIR दर्ज कर ली है और आगे जो है कार्रवाई कर रही है। मंडी में रेडी पटरी वाले यूनियन की मांग पर नगर निगम ने शहर में 35 वेंडिंग क्षेत्र चिन्हित कर दिए हैं। चिन्हित किए गए स्थानों पर 392 रेडियां लगेंगी और इतने ही लोग हर रोज अपनी आजीविका कमा पाएंगे। आपको बता दें कि सीटों से संबंधित रेडी पटरी वर्कर्स यूनियन लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। दरअसल मंडी में नगर निगम बनने के बाद नए क्षेत्र निगम में शामिल किए गए हैं और कुछ नए रेडी पटरी वाले भी शहर में आए, जिन्हें अभी तक स्थान और लाइसेंस जारी नहीं किया गया था, जिसके लिए यूनियन ने पिछले दिनों निगम कार्यालय का घेराव भी किया। उसके बाद 8 मई को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में 15 दिनों में सर्वेक्षण और वेंडिंग क्षेत्रों और लाइसेंस जारी करने का फैसला हुआ, जिसके अनुपालन में सर्वेक्षण के आधार पर ये स्थान नोटिफाई हुए हैं। रेडी पटरी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार, सचिव प्रवीण कुमार और दीपक कुमार, मनीराम नीरज कुमार ने इसे यूनियन की जीत बताया है और कहा है कि अब इस अधिसूचना के बाद कोई रेडी पटरी धारकों को तंग नहीं करेगा। हमने उसमें मांग रखी थी कि जितने भी हमारे वेंडिंग जोन है उसकी हमें वेंडिंग जोन और नो वेंडिंग जोनों की नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। तो पिछले कल हमें वो प्राप्त हुई है और उसमें हमें 35 वेंडिंग जोनों को नगर निगम ने चिन्हित किया है, लेकिन उसमें जो 392 जो वेंडर है उसका ये पता नहीं है कि कौन सा वेंडर किस वेंडिंग जोन में है। तो हमारी एक नगर निगम से मांग है कि जो 392 जो वेंडर है हमारा, वो उसका कौन सा स्थान है, उसकी पहचान के लिए उसको आई कार्ड भी मिलना चाहिए और उसे लाइसेंस भी मिलना चाहिए, ताकि उसके स्थान का पता लग सके और उसका वेंडिंग जोन का भी पता लग सके। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।